ओके गाइस, तो अभी हम लोग अपने आज का सेशन नेक्स्ट सेकंड सेशन आज का, और ओवरऑल अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन नंबर 4। ठीक है, और आज का इस सेकंड डे का हमारा सेकंड सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है। चलिए, तो किसी के कोई सवाल थे प्रीवियस सेशन को लेकर, जिसमें अभी हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने ये कुछ बातें कर रहे थे, एमएसएमई की थ्योरेटिकल बातें चल रही थी। हम लोगों को अभी डिस्कस करना है क्या क्या फायदे होते हैं एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने के। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, मैं शॉर्ट में पहले आपको सीधा कंक्लूजन बताऊं, तो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने के गवर्नमेंट के साइड से बहुत सारे फायदे हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स यू गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सर कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं? आपको लोन के रिगार्डिंग बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके अलावा आपको बहुत सारी सब्सिडीज मिलती है, आपको प्राइस कंसेशन मिलता है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए बैरियर्स नहीं आते, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स के लिए। ठीक है, आपको हर एक चीज बहुत चीपर कॉस्ट में मिलेंगी, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव रहता है आपके लिए एमएसएमई में रजिस्टर्ड करना। तो ये मैंने कंक्लूड किया है पॉइंट्स को। बहुत सारे रिजर्वेशंस होते हैं जो एमएसएमई वालों के लिए होते हैं, बहुत सारे टेंडर ऐसे होते हैं जो सिर्फ एमएसएमई की कैटेगरी वालों को मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो एमएसएमई कैटेगरीज वालों को मिलते हैं। तो हम वन बाय वन उन सारे फायदे को क्या करने वाले हैं, गो थ्रू करने वाले हैं। ओके, सो अच्छा, आप लोगों को विंडो नहीं दिख रही है क्या? दिख रही सर? दिख रही है ना? ओके, चलिए, तो देखिए क्या क्या फायदे हैं। मैं बहुत फास्ट फास्ट गो थ्रू करूंगा और ये सारा नोट्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप फ्यूचर में भी कभी रेफरेंस यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आपको जो बैंक से लोन मिलता है वो एक चीपर रेट पर मिलता है, और आपको उसमें भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशन मिल जाता है। कोलैटरल फ्री लोन होता है, जैसे आपको पता होगा, आप कहीं पे भी लोन लेने के लिए जाओ तो सामने वाला आपको बैंक वाला बोलता है भाई गिरवी के तौर पे क्या रखेगा, मॉर्टगेज क्या रखेगा। लेकिन अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो और आप बिजनेस लोन लेना चाहते हो तो आपको कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा, मतलब कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं, कोई भी आपको चीजें गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोलैटरल फ्री सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है। प्रोटेक्शन, आपको गवर्नमेंट की तरफ से सुरक्षा मिलती है। सर किस बात की? कई बार ऐसा होता है कि यार बेचारा एसएमई कैटेगरी वाला बिजनेस वाला रीपेमेंट में डिले कर देता है, मतलब लोन का पेमेंट देने में उसमें काफी डिले हो जाता है, या कोई भी पर्टिकुलर सर्विसेज देने में डिले हो जाता है, तो उसको कानून प्रोटेक्ट करती है, बोलती है छोटा आदमी है, ज्यादा मत उसको परेशान करो, डिले हो गया तो हो गया। नहीं तो आपको पता है बिजनेस में या लोन में अगर आप डिलेड हो जाओ तो आपके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शंस भी ले सकते हैं। लेकिन एमएसएमई वालों के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है। बहुत सारे स्पेशल बेनिफिट्स रिजर्वेशंस प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड। आप लोगों ने एमआईडीसी के बारे में सुना है क्या? स्पेशली जो लोग महाराष्ट्र हाँ में सर। रहते हैं, एमआईडीसी के बारे में सुना है? क्या होता है एमआईडीसी? यस, आपने सुना है एमआईडीसी के बारे में? हाँ सर। बताइए क्या होता है। सर वो स्पेसिफिक एरिया होता है सर, यानी गवर्नमेंट यानी उसको सेपरेटाइज करती है हाँ, इंडस्ट्रियल जोन के लिए। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? महाराष्ट्र इंडस्ट्री महाराष्ट्र डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यस, करेक्ट, वेरी गुड। तो महाराष्ट्र स्टेट ने क्या किया है, अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, जोन वाइज अलग अलग एरिया बांट दिया है कि भाई, और उस एरिया में कुछ स्पेसिफिक लोकेशन को डिक्लेयर कर दिया है कि आपको इस लोकेशन पर आकर बिजनेस करना है। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एमआईडीसी। अपने गोंदिया के पास में भी है, गोंदिया से 7 किलोमीटर दूर। और होप मेरे ख्याल से गोंदिया वाले सारे एक बार तो एमआईडीसी गए ही होंगे, भले ही अंदर नहीं घुसे होंगे लेकिन फोटो सेशन जरूर किया होगा, है ना, वहां की रोड और वहां के पेड़ों के बीच में। तो वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसे गवर्नमेंट बहुत सारे फायदे देती है, बहुत सारा रिजर्वेशन देती है। अगर आप सिंपल जगह पर अपना बिजनेस डालोगे तो आपको पूरा रेंट लगेगा, पूरा इलेक्ट्रिक बिल लगेगा। लेकिन अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन एमआईडीसी में अगर आप बिजनेस खोलोगे तो आपको रेंट बहुत नॉमिनल लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत नॉमिनल आएगा, मतलब खर्चे बहुत नॉमिनल लेवल पे लगते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग करता है, गवर्नमेंट स्पेशल उनको इकोनॉमिक जोन में रखता है, इसीलिए।
भाई लाइसेंस लेना वाकई में बहुत आसान है, कोई टफ प्रोसेस नहीं है। जो कि प्रोसेस अगर नहीं पता तो टफ है, लेकिन एक बार पता चल जाए ना कि अरे यार ये प्रोसेस होती है, ये तो हम भी कर लेंगे, ये चीजें होती है। तो लाइसेंस ऑब्टेन करना काफी ज्यादा आसान है। हार्डली इट टेक्स 10 मिनट्स, 10 मिनट लगता है सर। 10 मिनट के लिए आप पिछले 4 सेशन को पढ़ा रहे हो, सीधा सीधा 10 मिनट में खत्म करो ना। तो बात तो वही होगी, फिर हम ऑनलाइन डेटा वाले बंदा बन जाएंगे। प्रोफेशनल जो टेक्निकल पॉइंट सीखना है, जो हमें इन चीजों का नॉलेज लेना है, वो तो ले नहीं पाएंगे। प्रोसेस 10 मिनट की है, लेकिन वो 10 मिनट के प्रोसेस के लिए हमें कम से कम 2-2.5 घंटे पहले मेहनत करनी है, जो कि अभी हम कर रहे हैं। एमएसएमई रजिस्टर्ड करने के लिए कौन एलिजिबल है, वो तो हमने पहले ही देख चुका है। और अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो आप क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। सर अब ये कौन सी स्कीम है? गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाता है जिसमें सब्सिडीज पर आपको सामानें मिलती हैं, आपको सब्सिडीज में गुड्स मिलती है। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम चलती है। तो अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो आप गवर्नमेंट के सब्सिडी स्कीम के में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और गवर्नमेंट से भर भर के सब्सिडीज ले सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडीज लेते हैं, बिजनेस करते, 2-4 साल बिजनेस करते, सब्सिडी का पैसा मिला, बिजनेस बंद। बहुत सारे लोग तो लाखों करोड़ों रुपए में गवर्नमेंट से सब्सिडीज लेते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कभी टफ कर दिया अभी इस तरीके के एक्टिविटीज को देखते हुए। आपको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कंसीडर किया जाएगा, एक स्पेशल कंसीडरेशन मिलेगा आपको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब पता नहीं आप लोगों में से किसी ने टेंडर के बारे में सुना है क्या? गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं, सुना है आप लोगों ने? हाँ सर। टेंडर्स के लिए आपको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रखना पड़ता है, ईएमडी रखना पड़ता है, जिसको हम साधारण भाषा में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। तो जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है ना, उसे ये भरना पड़ता है। लेकिन जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उसके लिए वेवर है, उसको टेंडर में कोई एसडी रखने की जरूरत नहीं है, उसको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट या ईएमडी रखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, कुछ परसेंटेज जितना का टेंडर प्राइस है ना, उस टेंडर प्राइस का कुछ परसेंटेज आपको क्या करना पड़ता है, एसडी के तौर पे जमा रखता है, और जब वो काम कंप्लीट होता है तब आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलती है। बट एमएससी वाले बंदे के लिए ये वेवर है। वेवर का मतलब होता है कोई उनको डिपॉजिट रखने की जरूरत नहीं है। भाई क्या ही बताऊं आपको, मतलब जो इलेक्ट्रिक कंसेशन मिलता है ना इलेक्ट्रिक बिल का, अच्छा आई गेस यहाँ से बहुत सारे लोग, क्योंकि गोंदिया राइस सिटी है और यहाँ पर बहुत सारे लोग फार्मर, मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ एक रेसिडेंट बिल आता है, एक कमर्शियल बिल आता है। तो कमर्शियल बिल थोड़ा महंगा होता है, रेसिडेंशियल थोड़ा सस्ता होता है। और एक एग्रीकल्चर बिल भी आता है, जो कि जिन किसानों के खेतों में बोरवेल्स या कुएं, वहां पर अगर इलेक्ट्रिक कनेक्शन गया हुआ है तो उनको खेतों का बिल आता है, जो भी उनके समरसेबल्स मोटर्स लगी है उनका। तो जो भी उनको बिल आता है ना, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि उनको 50,000 का बिल आया, तो उनको पूरे 50,000 पे नहीं करने हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज है जो वो खुद पेड करता है और बाकी कुछ पोर्शन है जो गवर्नमेंट पे करता है। उसी तरीके से जो एमएसएमई वाले अगर बिजनेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनको भी बिजनेस में इलेक्ट्रिक बिल का कंसेशन मिलता है। स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती, ये सब वेवर होता है उनके लिए। वेवर मतलब होता है माफ कर देना, इनके लिए सारी चीजें माफ कर देती है गवर्नमेंट। और इतने सारे फायदे, अभी तो आधे भी नहीं हुए हैं, अभी तो आधे भी फायदे नहीं हुए हैं। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए अगर आपने कोई फीस भरी है तो वो फीस आपको रीइंबर्समेंट कर दी जाएंगी, वापस कर दी जाएंगी। फीस भरी हुई फीस वापस मिल जाती है। अगर आईएसओ सर्टिफिकेट के लिए अगर आपने कोई पैसा जमा किया था तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। बहुत सारे हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स है ना, वो रूल्स इनके ऊपर अप्लाई ही नहीं होते, एग्जेम्प्ट है, मतलब इनको छूट मिल जाती है बहुत सारे जगह पर इनकम टैक्स में। जब हम लोग पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जब हम ये पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम पढ़ते हैं तो वहां पर एमएसएमई वालों के लिए बहुत सारी छूट है, बहुत सारे उनको एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एनएसआईसी परफॉर्मेंस, मतलब इनका क्रेडिट रेटिंग होता है, और उस क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पर इनका क्या होता है, जो भी सब्सिडीज का इनको अमाउंट मिलना रहता है उस पर्टिकुलर रेटिंग के बेसिस पर इनको सब्सिडीज की अमाउंट मिलती है। तो जितनी अच्छी रेटिंग रहेंगी उतनी सब्सिडीज की अमाउंट ज्यादा मिलेंगी। जैसा मैं इसको एक सिंपल एग्जाम से समझाना चाहूंगा, आपने सिबिल के बारे में कभी सुना होगा,
और जिन्होंने नहीं सुना होगा मैं उनको बता दूं, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का क्या होता है, एक सिबिल मतलब उनका क्रेडिट इंक्वायरी ब्यूरो होती है जो उनके लोन से रिलेटेड इंक्वायरी करती है, और आउट ऑफ 1000 इनको रैंक्स नंबर्स मिलते हैं। तो सिबिल का स्कोर होता है, जिसका स्कोर जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा उसका सिबिल का स्कोर होगा, लोन लेने के और लोन मिलने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। उसी तरीके से एमएसएमई वालों की क्रेडिट रेटिंग होती है, जितनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग होंगी उतना ज्यादा उनको सब्सिडी का फायदा मिलेगा। और मैं बात करूं पेटेंट की, कॉपीराइट्स की या फिर ट्रेडमार्क की, ये वर्ड आपने कभी सुना होगा, यस, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये वर्ड आपने कभी तो भी सुना होगा। तो अगर आप इनमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो इनकी जो फीस है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पेटेंट की नॉर्मल फीस 5000 है, लेकिन एमएसएमई वाले को ये सिर्फ 3000 रुपए लगेगा, मतलब उनको सब्सिडी मिल जाती है इसके रजिस्ट्रेशन में भी। सर क्या ही फायदे दे रहा है, ये तो काफी सारे फायदे हो गए। यस, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, और सारे बेनिफिट्स क्योंकि गवर्नमेंट सोल हैंडेड मेंटेन कर रहा है इस पोर्टल को, इस पर्टिकुलर स्कीम को, तो सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। बारकोड रजिस्ट्रेशन सब्सिडी, मतलब अगर आप बारकोड के थ्रू अगर कहीं रजिस्टर्ड कर रहे हो तो वहां पर भी आपको सब्सिडी मिलती है, क्योंकि आपका जो एमएसएमई में जो बारकोड बिजनेस का मिलता है, आप उसके थ्रू भी अगर अपने बिजनेस को आगे और रजिस्टर्ड करवा रहे हो दूसरे पोर्टल पे तो वहां पर भी आपको सब्सिडी मिल जाती है। इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी मिल जाती है अगर आप अपने बिजनेस को इंडस्ट्रियल लेवल पर ले जाना चाहते हो। उसके अलावा मतलब सब्सिडी की क्या ही बात करना, काफी सारी इनको सब्सिडीज मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें द बिजनेस ओनर कैन अवेल ऑक्ट्राई के बारे में आपने सुना होगा, जो हमें टैक्स लगता है पर्टिकुलर जब हम कभी ट्रांसपोर्टेशन में हम इधर से उधर, तो वहां पर भी इनको कंसेशन मिल जाता है ऑक्ट्राई में, इंपोर्ट ड्यूटी में, एक्साइज ड्यूटी में। तो काफी सारे इनको टैक्सेशन से रिलेटेड, स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, यार क्या क्या बेनिफिट्स है। ये आगे क्या बेनिफिट्स एक बार आप और एक बार देख लीजिए। क्लेम स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस वेवर हो जाता है, इनको 1% तक का इंटरेस्ट रेट जो ओवरड्राफ्ट के ऊपर है वो कम लगता है, लोन के ऊपर 1.5% कम लगता है। यार क्या मतलब पागल हो जाएंगे हम तो इनके बेनिफिट्स पढ़ के। आप लोग नहीं हुए क्या, पिछले आधे घंटे से हम इनके सिर्फ बेनिफिट्स ही पढ़े जा रहे हैं। तो और भी बेनिफिट्स है, मतलब बेनिफिट्स की बात क्या ही करना, इतने सारे इनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। मतलब समझो, गवर्नमेंट के बहुत सारे काम तो सिर्फ कागजों पे होते हैं। ये बात मैं ड्रॉबैक में करूंगा, अभी नहीं, पहले फायदे समझ लेते हैं। तो कैन अवेल सब्सिडी, यस, इनको क्रेडिट रेटिंग की वजह से भी सब्सिडीज मिलती है। अगर इन्होंने आईएसओ, ये बात हम पहले कर चुके कि आईएसओ के लिए उन्होंने जितना फीस भरा है इनको रीइंबर्समेंट हो जाता है, इनको रिजर्वेशन मिल जाता है। फिर से रिपीटेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। एक्साइज में इनको एग्जेम्पशन मिल जाता है। एक्साइज मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जब आप कोई सामान क्या करते हैं, बेचने के लिए निकालते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आपको उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, आपको डायरेक्ट टैक्स, ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। बिकम इजी टू गेट लाइसेंस, यस, एज ऑब्वियस है, लाइसेंस लेना बहुत आसान होता है। चलिए, तो ये कुछ इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे। ठीक है, ये कुछ हमने उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कवर्ड किए। क्या क्या एडवांटेज है, सर आप इसके डिसएडवांटेज भी बताने वाले हो। हाँ, इसके डिसएडवांटेजेस भी है, जरा गौर से सुनना, इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला और बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट के मूड के हिसाब से ये रूल्स कभी भी बदल सकते हैं। गवर्नमेंट कभी भी आपको बेनिफिट दे सकता है, तो गवर्नमेंट कभी भी आपसे बेनिफिट छीन भी सकता है। ये बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा इसका बड़ा ड्रॉबैक ये है, क्योंकि आपको पता है ये ऑफिशियल ड्रॉबैक नहीं है, बट ये क्या बोल सकते हो, प्रैक्टिकल ड्रॉबैक है। कहीं लिखा नहीं है ये ड्रॉबैक, लेकिन मैं आपको एज अ एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूं कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती है ना, वो सिर्फ कागजों पर दिखती है। आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट ने मुद्रा लोन लाया। अभी आप जाओ बैंकों में मुद्रा लोन लेने, बोलना मुझे नया स्टार्टअप शुरू करना है, मुझे मुद्रा लोन चाहिए, तरुण या किशोर जो भी आपको लोन चाहिए, बैंक वाले भगा देंगे, बोले नहीं हम कोई लोन नहीं दे सकते। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत हद तक कागजों पर सिमटी रह जाती है, वो कितने ही फायदे शो करें, लेकिन एक्चुअलिटी तो अलग ही है, रियलिटी तो अलग ही है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक भी है। हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन से, बट मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूं। अच्छा,
अगर सपोज करो, दूसरा इसका ड्रॉबैक है, अगर गवर्नमेंट जीत गया, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले सेशन में बताया था, गवर्नमेंट और प्रोफेशनल्स के बीच में तकरार चल रही है, अगर सपोज करो गवर्नमेंट इस बीट को जीत जाता है, इस फाइट को गवर्नमेंट जीत जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो एमएसएमई वाले जो छोटे उद्योगपति है, उनके ऊपर भी जीएसटी का बर्डन बढ़ जाएगा। और जिस दिन उनके ऊपर जीएसटी का बर्डन बढ़ जाएगा, उस दिन वो बेचारे अपने धंधे पर ध्यान देंगे या ये लीगल कंप्लायंस है। हाँ, उस दिन हम प्रोफेशनल की जेब और मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए काम और बढ़ जाएगा, हमें काम और ज्यादा मिलेगा। लेकिन बेचारा वो उद्योगपति तो मर जाएगा, जो छोटा उद्योगपति है। बड़े को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेमौत तो मरेगा छोटा उद्योगपति। तो हमारे लिए ड्रॉबैक नहीं है, जीएसटी आना तो हमारे लिए और फायदे का सौदा है एज अ प्रोफेशनल, बट एज अ उद्यम, एज अ उद्योगपति, एज अ एंटरप्रेन्योर, उनके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बट हमारे लिए कोई ड्रॉबैक नहीं है। हम एज अ प्रोफेशनल लोगों के लिए ये फायदे का सौदा है, लेकिन प्रोफेशनल लोग अपने सौदे के लिए किसी भी क्लाइंट के पेट पर लात नहीं मारते। यही तो अच्छी बात होती है प्रोफेशनल लोगों की, कि वो सिर्फ अपना फायदा नहीं देखते, अपने फायदे के साथ साथ क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से असिस्ट और गाइड करते हैं। अच्छा प्रोफेशनल वही होता है जो अपने क्लाइंट को सिर्फ पैसों के लालच में कुछ भी ना बताए, वो उसको वही चीज बताए जो उसके फायदे के लिए हो सकती है। तो ये एक क्लाइंट के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है। सर बहुत सारी बातें हो गई, अब चलो सर प्रैक्टिकल करके दिखाओ। यस बॉस, प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले आपको अपने क्लाइंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मंगवाने पड़ेंगे, आपको अपने क्लाइंट से कुछ इंफॉर्मेशन तो मंगवानी पड़ेगी। तो चलिए, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से सवाल है जो आपको अपने क्लाइंट से करने हैं। सबसे पहला सवाल, आप अपने क्लाइंट को बोलो भैया आपका आधार कार्ड दे दो। दूसरा सवाल, भैया क्लाइंट पैन कार्ड दे दो। भैया क्लाइंट क्या आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है? वो बोलता है हाँ, तो बोले जीएसटी का सर्टिफिकेट दे दो। वो बोलेगा नहीं, तो चलो कोई बात नहीं। आप चौथा सवाल करोगे अपने क्लाइंट से, क्लाइंट आईटीआर फाइल करते हो क्या? वो बोलेगा हाँ, चलो कोई बात नहीं। आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट दे दो। वो बोलेगा नहीं करता। आप बोलना ओके कोई बात नहीं, जाने दो। तो आपको देखो सवाल क्या क्या करने हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या मंगवाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी अगर है तो जीएसटी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का, आईटीआर अगर फाइल होता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट, या आप उसको कंप्यूटेशन भी मंगवाओगे तो भी चलेगा। सर कंप्यूटेशन क्या होता है? जब हम इनकम टैक्स रिटर्न सीखेंगे ना, आईटीआर वाले पोर्शन पर जब आएंगे, तब मैं आपको कंप्यूटेशन, एक्नॉलेजमेंट, आईटीआर फॉर्म्स, इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है। उसके अलावा आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे क्लाइंट बिजनेस का यार एड्रेस तो बता दे, लोकेशन कहां पर है, धंधा कहां पे करता है, दुकानदारी का एड्रेस तो दे दे। फिर आप बोलोगे क्लाइंट को, क्लाइंट सुन, धंधे में कितने लोग काम करते हैं, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। ठीक है। क्लाइंट सुन, तेरी सोशल कैटेगरी क्या है, मतलब तो ओपन में बिलोंग करता है, ओबीसी में आता है, एससी एसटी में आता है, एनटी में आता है, तेरा सोशल कैटेगरी तो बता दे। अरे क्लाइंट सुन सुन, एक और सवाल का जवाब दे, कोई फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट तो नहीं बनाया तूने, फिजिकल चैलेंज तो नहीं है, मतलब विकलांगता तो नहीं है। क्लाइंट एक और सवाल रह गया, बैंक की पासबुक लाके दे देना, मतलब बैंक की डिटेल्स दे देना। अब आप इतने सारे सवाल करोगे ना, क्लाइंट बोलेगा रहने दो भैया, राम राम, चले हम किसी और प्रोफेशनल के पास। बट एज सच आपको सवाल तो पूछने हैं, तो जो सवाल आपको पता है वो सवाल मत पूछो। ठीक है। और पूछो फिर इस तरीके से कि सामने वाले को लगे ना कि वो सवाल पूछ रहा है, सामने वाले को ये लगे कि अच्छा ये तो नॉर्मल बात कर रहा है। आपको मेन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो लिख रहा हूं, आधार की एक जरूरत पड़ती है, ये तो मंगवाना ही पड़ेगा, पैन कार्ड मंगवाना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपको बैंक की डिटेल्स मंगवानी ही पड़ेंगी। ये 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको मंगवाने ही पड़ेंगे। और बाकी की चीजें आप बातों ही बातों में पूछ लो, इनडायरेक्ट वे में पूछ लो। जैसे कि पूछ लो, जैसे बातें मेरी शुरू है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अच्छा तो सर आपका बिजनेस वगैरह तो बढ़िया है, ठीक है, आपके बिजनेस का वैसे नाम क्या रखे हो आपने? तो आपको बिजनेस का नेम भी लगेगा, तो बातों ही बातों में अपने बिजनेस का नाम बता देगा। अच्छा सर तो बिजनेस फिर कहाँ पर करते हो, कौन सा, मतलब अच्छा वो चौक पे करते हो क्या, अगर आपके लोकल वाला बंदा होगा तो? अच्छा अच्छा वहां पर है क्या, ठीक है। तो वो बराबर आपको अपना एड्रेस बता देगा। और आप कंफर्टेबल हो उससे पूछने में तो बिंदास पूछो कि सर मुझे डिटेल्स लगती है, बता दो ये सारी डिटेल्स।
आप कंफर्टेबल नहीं हो तो बातों में पूछो। अच्छा तो फिर तामझाम बड़ा है आपका, आपके पास तो लेबर भी अच्छे खासे होंगे, कितने लोग काम करते हैं आपके बिजनेस में? अच्छा इतने लोग काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज और बता दो, आपके एक ही बिजनेस है मतलब क्या और भी बिजनेस है? यानी आप बातों ही बातों में अपने सवाल कर लो, ऐसा लगेगा कि आप उससे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, बट आप अपने ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है एक्चुअल में आप वो मांग रहे हो। तो बातों ही बातों में आप उनसे सारी इंफॉर्मेशन ले लो जो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दी है। ठीक है, तो जो बातें मैंने आपको बताई है वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो चले हम ऑनलाइन प्रोसेस की तरफ, रेडी हो आप लोग सभी? चलो सर। चले, कहाँ चले? यस सर। आपकी इच्छा MSME जहां तक। उद्यम पे। ठीक है। अच्छा आज जो ऑफलाइन की बैच थी, दुर्भाग्यवश वहां पर हम लोग क्या नहीं कर पाए थे, लाइव प्रोसेसिंग नहीं कर पाए थे। ठीक है, रीजन ये था कि हमारे पास 3 क्लाइंट का डेटा था जिस पर मुझे रजिस्ट्रेशन करना लाइव दिखाना था ऑफलाइन बैच में। तो वहां पर 3 क्लाइंट का डेटा था, उसमें से एक क्लाइंट का तो पहले से ही रजिस्टर्ड हुआ था, तो उसका हम प्रोसेस नहीं कर पाए। दूसरा क्लाइंट हमारे पास आया, लेकिन उस क्लाइंट का भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं था। यस, ये मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया। ठीक है, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया, पहली चीज बता दूं, प्लीज आप इस चेक को इस बात को जरूर कंफर्म कर ले, क्या आपके क्लाइंट के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है क्या नहीं है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा सकते। तो उसके लिए आपको अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लें और अपने अपडेटेड आधार कार्ड में आप मोबाइल नंबर लिंक करवा दें, बिकॉज बिना आधार कार्ड से मोबाइल लिंक किए बिना आप प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपका एक ओटीपी जाता है उनके आधार से लिंक नंबर पर। सर कैसे जाता है वो चीज को देखते हैं। ठीक है, तो हम इस पोर्टल पर आ गए, ये हमारा ऑफिशियल पोर्टल है, करेक्ट। तो यहां पर आपको अप्लाई करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम किसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अगर आप नया पहला असेसी है आपका, उसने आज तक एमएसएमई में कभी रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो आप इस ऑप्शन पर जाओगे, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड एट एज एमएसएमई और दोस्त विथ EM2, मतलब जिन्होंने आज तक कभी उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं बनाया, उसकी प्रोसेस यहां से होगी। लेकिन किसी ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा था, किसी ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा था, उद्योग आधार पहले ही बन चुका था और अब उसको कन्वर्ट करवाना है, जो काम आपको 31 दिसंबर 2021 के बाद बहुत मिलने वाले हैं। तो ये भी हम एक प्रोसेस सीखेंगे कि अगर किसी का पुराना उद्योग था उसको उद्यम में कैसे कन्वर्ट करना, री रजिस्टर्ड कैसे करना, माइग्रेट कैसे करना उन लोगों को, ये भी हम चीजें सीखेंगे। तो पहले हम किसी एक न्यू असेसी का सीखते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो एक आपको नया पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, किसके लिए? फॉर न्यू इंटरप्राइजेस हु आर नॉट रजिस्टर्ड एट एज एमएसएमई, जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। तो चलो मैं एक फिलहाल में एक्चुअल डेटा नहीं ले रहा हूं, एक डमी डेटा ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। हम पूरी प्रोसेस देखेंगे और एट द एंड फाइनल स्टेप पे जाकर, क्योंकि एक्चुअली मैं भी जिनका डेटा ले रहा हूं ये एक्चुअल में अभी प्रेजेंटली इनको नहीं बनाना है, बट मुझे लाइव प्रोसेस करके दिखाना है, इसलिए मैं इनका डेटा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक, तो हम लोग लाइव भी देखेंगे। वो मैंने क्लाइंट्स को बोल दिया है आधार अपडेट करने के लिए, एक्चुअली 2 थे, दोनों का भी इत्तेफाक से लिंक नहीं था। एक डी केकरी वाला था, मतलब उनकी शॉप है डी केकरी के नाम से, और एक हमारे शायद यहाँ पर ही अभी ज्वाइन है, उनके भी एक कोई क्लाइंट है पूजा के, कविता के, उनके भी एक क्लाइंट है, तो उनका भी आधार लिंक नहीं था। तो दोनों ही के आधार लिंक न होने की वजह से अटक गई थी आज गाड़ी नून में, इसलिए मैंने अभी लाइव प्रोसेसिंग दिखाने के लिए एक डमी डेटा उठाया है। ठीक है, डमी मतलब है एक्चुअल डेटा। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अपने जो भी क्लाइंट है उसका आधार नंबर डालना है। सो मैं यहाँ पर आधार नंबर डाल रहा हूं, प्रोसेस को अच्छे से देखते हुए चले। इसके बाद आप लोगों को भी ये सारे काम खुद से करने हैं। नेम डालना है आपको यहाँ पर एज पर आधार, तो मैं आधार के हिसाब से यहाँ पर नाम डाल देता हूं। आई गेस इनके नाम में कुछ मिसमैच हो सकता है, क्योंकि इनका नाम अभी आधार पे अपडेट हो गया। देखते ये ऑथेंटिकेशन फेल करेगा क्योंकि इनका आधार अभी अपडेट हो गया जिनका मैं डाल रहा हूं ना, बट 2 मिनट में मैं इनका अपडेटेड आधार कार्ड भी ले लूंगा। एक्चुअली इनका नाम चेंज हुआ है,
आरती शिव प्रसाद बघेले। ओके, मैं वैलिडेट करता हूं, देखते ही आगे बढ़ाता है क्या प्रोसेस। ये देखो एरर दे दिया। किस बात का एरर है? देयर इज एरर इन आधार वैलिडेशन, मतलब इनका आधार नंबर से इनका ये डेटा मैच नहीं कर रहा है। ये मुझे पता था क्योंकि ये एक्चुअली उनका अभी आधार अपडेट हो गया है। मैं अभी उनका आधार अपडेटेड आधार से भी डेटा फीड करता हूं। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपडेटेड आधार ले रहा हूं। ओके गाइस, तो मैं करेक्टेड डेटा यहाँ पर डाल रहा हूँ। अभी जो इनका आधार एक्चुअली अपडेटेड हुआ है, ये बिफोर मैरिज उनका नाम था आधार पे, बट आफ्टर मैरिज चेंज हुआ है। तो उनका आफ्टर मैरिज, होप मैंने स्पेलिंग कहीं गलत नहीं लिखा हूं। मैं एक बार वैलिडेट करने की कोशिश करता हूं। यस, हो गया वैलिडेट। ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा। तो इनको ओटीपी गया है, आपके क्लाइंट को ओटीपी गया है 0564 इस नंबर पे। ठीक है, तो आपको कॉल करके अपने क्लाइंट से क्या कर लेना है, ओटीपी ले लेना है और यहाँ पर ओटीपी आपको एंटर्ड कर देना है। तो मैं भी यहाँ पर ओटीपी ले लेता हूं और वैलिडेट करके हम आगे बढ़ेंगे। बस 2 मिनट दीजिए, ओटीपी आ रहा है, रास्ते में है, बस पहुंच रहे हैं। तो मेरे हाथ में ओटीपी आ चुका है 104487। वैलिडेट कर देते हैं ओटीपी को। यस, तो देखिए आगे यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है, आधार वेरिफिकेशन ओटीपी आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। या हम अब प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पैन वेरिफिकेशन करना है। लेकिन पैन वेरिफिकेशन करने से पहले ये जो आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या लेना है, यहाँ पर आप जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अगर आप सोल ट्रेडर के लिए कर रहे हो तो प्रोप्राइटरी ऑप्शन, एचयूएफ के लिए कर रहे हो तो एचयूएफ में कर्ता का पैन कार्ड लगेगा, पार्टनरशिप में एमडी पार्टनर का लगेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो उसके अध्यक्ष कोऑपरेटिव सीईओ है उनका लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ का लगेगा, पब्लिक कंपनी के सीईओ का लगेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब जो बचत गट या जो स्वयं सहायता समूह ग्रुप जो बनता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका पैन कार्ड लगेगा। अगर आप एलएलपी में बना रहे हो तो जो एमडी पार्टनर है उसका लगेगा। अगर आप सोसाइटी के बना रहे हो तो सोसाइटी के अध्यक्ष आपका चेयरमैन का लगेगा, ट्रस्ट के चेयरमैन का लगेगा और किसी अदर का बना रहे हो तो उसके ऑनर का पैन कार्ड नंबर लगेगा। तो अभी हम फिलहाल में प्रोप्राइटरी के लिए बना रहे हैं, तो मैंने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट कर लिया प्रोप्राइटरी। अब मैं यहाँ पर एंटर्ड कर देता हूं उनका पैन नंबर। तो उनका पैन नंबर हम यहाँ पर एंटर्ड कर देते हैं अपने क्लाइंट का। हमने उनका पैन कार्ड यहाँ पर कर दिया है एंटर्ड और मैं पैन को भी वैलिडेट कर देता हूं और यहाँ पर हमारा पैन कार्ड भी क्या हो रहा है, वैलिड हो रहा है। यस, योर पैन इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। और अब आगे आपको आ जाना है। तो देखो सवाल पूछ रहा है आपसे, हैव यू फाइल्ड द आईटीआर फॉर द प्रीवियस ईयर। तो जो मैंने बोला था आप अपने क्लाइंट से पूछो कि आप आईटीआर फाइल करते हो क्या। अगर वो करता है तो ऑप्शन को यस कीजिए, अगर वो नहीं करता तो ऑप्शन को नो कीजिए। तो हमारा जो असेसी है फिलहाल में करता है, इसलिए हम ऑप्शन को करेंगे यस। उसके बाद अगर आपने यस किया तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट ने कौन सा आईटीआर फाइल किया है। आईटीआर 1 फाइल किया है, आईटीआर 4 किया है, आईटीआर 3 किया है, कौन सा आईटीआर किया है। तो हमारे असेसी ने आईटीआर 4 किया है, तो हमने आईटीआर 4 डाला क्योंकि आईटीआर 1 कहीं पर भी शो नहीं कर रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको आईटीआर 4, 3, 5 और 6 सबमिट करने पड़ते हैं। और जो आईटीआर 1 और 2 होता है वो सैलरी वालों के लिए होता है, और सैलरी वाले तो बिजनेस नहीं कर रहे, और अगर बिजनेस कर रहे तो फिर इन चारों आईटीआर में से कोई एक आईटीआर फाइल किया होंगे। फिर आपने अपने क्लाइंट से पूछना था आपके पास जीएसटी नंबर है क्या। हमारे क्लाइंट के पास नहीं है। अगर आपके क्लाइंट के पास होता तो आप ऑप्शन को क्या करते हैं, यस करते हैं। ठीक है, और आगे चल के आपको अगर जीएसटी नंबर, फिलहाल में भी मैंडेटरी नहीं है इसलिए जीएसटी नंबर मांग नहीं रहा है, बट आगे चल के अगर ये मैंडेटरी हो गया तो यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना कंपलसरीली हो जाएगा। फिलहाल में अभी नो करते हैं क्योंकि हमारे क्लाइंट के पास अभी जीएसटी नहीं है। देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट उन्होंने आपके आधार कार्ड
और आपके इनकम टैक्स के पोर्टल से बाय डिफॉल्ट उन्होंने क्या कर लिया, नाम उठा लिया है। तो आपको यहाँ पर नाम मैनुअली नहीं डालना है। अगर आप मैनुअली डालने की कोशिश भी करोगे तो ये ऑप्शन इनेबल नहीं है। मतलब यहाँ पर आप कुछ भी ना तो एडिट कर सकते हो और ना ही कुछ चेंजेस कर सकते हो। अगर आपके आधार या पैन पे गलत नाम लिखा होगा तो यहाँ गलत आएगा। चलो यहाँ पर आपको अपने एसएससी का मोबाइल नंबर डाल देना है। चलो मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर अपने एसएससी का ईमेल आईडी डालना है। चाहे तो आप अपने एसएससी की जगह अपना ईमेल आईडी डाल दो, ताकि जब आपको सर्टिफिकेट वगैरह जनरेट करना पड़े तो ओटीपी के लिए बार बार आपको क्लाइंट को कॉल ना करना पड़े। इसलिए आप चाहे तो यहाँ पर अपना भी मेल डाल सकते हो, क्योंकि आगे चल के सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए भी ओटीपी लगता है। अगर आपका क्लाइंट समझदार है तो आप क्लाइंट की डिटेल डालो, अगर आपका क्लाइंट उतना समझदार नहीं है तो बेटर है कि आप अपनी ईमेल आईडी डाल दो। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दी है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन आपने रीड करना है। ओनरशिप बता रहा है, आप किसी बिजनेस के ओनर तब बनते हो जब आपके पास मोर देन 50% शेयर है। तो ये उतनी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक नॉलेज के लिए आपको दिया गया है। उसके बाद मैंने कहा था आपको पूछना पड़ेगा अपने क्लाइंट से कि वो कौन सी सोशल कैटेगरी में आता है, जनरल में आता है, एससी में आता है, एसटी में आता है, ओबीसी में आता है। तो आपको उस चीज को मार्क आउट कर देना है। अब आपको आपका क्लाइंट का जेंडर देख लेना है कि मेल है या फीमेल है, तो उसके या फिर ऑब्वियस है, अब आपको पता है अपने इंडिया में ट्रांसजेंडर को भी एक कैटेगरी मिल गई है। अगर अदर कैटेगरी में आता है तो अदर में भी डाल देना है, बट जनरली हमारा मोस्टली केस मेल या फीमेल के ही आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको ये चीज भी बताना है क्या आपका एसएससी दिव्यांग है, बोलने का मतलब क्या फिजिकली चैलेंज किया है, बोलने का मतलब क्या उसका किसी भी तरीके से हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट बना है। अगर बना है तो आप ऑप्शन को यस कीजिएगा, नहीं बना है तो आप ऑप्शन को नो कीजिएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर उसके बिजनेस का नाम लिखना है, उद्यम का नाम लिखना है, मतलब नेम ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो इनके बिजनेस का नाम है कुकिन। ठीक है, इनके बिजनेस का नाम क्या है, कुकिन। ये एक्चुअली एक कुकिन क्या है, ये इनका यूट्यूब का एक बिजनेस है, इनका चैनल है कुकिन, जिस पर ये क्या करते हैं, पूरे कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। तो इनके बिजनेस का नाम है कुकिन। अगर आपके क्लाइंट के बिजनेस का कुछ और नाम है तो आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आपके क्लाइंट के बिजनेस का नाम है डी केकरी, या आपके क्लाइंट का नाम है लक्ष्मी किराना फोटोकॉपी जेरोक्स शॉप, तो आप वो नाम डाल दो। यानी जो नाम है एज इट इज सेम स्पेल के साथ आप यहाँ पर डाल दो। उसके अलावा अब यहाँ पर आपको डालना है उनका लोकेशन, कि उनका ये जो बिजनेस है वो कहां पर है। तो आप सबसे पहले, जैसे मैं बोलता हूँ कि इनका लोकेशन गोंदिया में है, तो मैंने गोंदिया यहाँ पर पहले टाइप कर दिया और ऐड यूनिट पे अब उसकी ऐड यूनिट करना है। पहले आपको जिस लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल अगर ये बालाघाट के होते तो मैं यहाँ पर बालाघाट लिखता और फिर यहाँ पर क्या करता, ऐड यूनिट करता। ठीक है, तो जिस भी लोकेशन में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में उनका प्लांट या उनका बिजनेस है, आपको वो लोकेशन का यहाँ पर क्या करना है, नाम लिखना है और देन उसके बाद ऐड यूनिट कर देना है। जैसे ही आप ऐड यूनिट पर क्लिक करोगे, अब आपको उसकी पूरी डिटेल्स सबमिट करने के लिए बोलेगा। जैसे आप नीचे आओगे तो अब उसको आपके लोकेशंस की पूरी डिटेल्स दो। ठीक है, तो मैं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं गोंदिया। अगर आपके मल्टीपल जगह पर अगर लोकेशन है, सपोज इनका गोंदिया में भी है, ठीक है, और सपोज इनका तिरोरा में भी है, इनके दो दो जगह पर यूनिट्स है, होता है ना, कई कई बिजनेसमैन लोगों के अलग अलग जगह पर होते हैं। तो मैंने ऐसे आप जितने चाहे उतने यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने जैसे 2 ऐड कर दिया, तो पहले मैं गोंदिया की डिटेल यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले गोंदिया यूनिट्स की पूरी डिटेल डाल रहा हूँ। यहाँ पर आपको डालना है उनका फ्लैट नंबर, फॉर एग्जाम्पल 01 उनका फ्लैट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल उनका जो एड्रेस बिल्डिंग का नेम है, जैसे मैं लिखता हूँ केयर ऑफ मिस्टर HK ठाकरे। यस, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। आपको यहाँ पर डाल देना है केयर ऑफ मिस्टर HK ठाकरे, मतलब जो भी उनका पर्टिकुलर एड्रेस है, यहाँ पर आप लोगों को उनका एड्रेस डाल देना है। कौन से विलेज से है, फॉर एग्जांपल अगर विलेज टाउन जो भी है तो इनका लोकेशन है गोंदिया का, तो मैंने डाल दिया गोंदिया। कौन से ब्लॉक में आता है तो आपको वहां का ब्लॉक डाल देना है, जैसे गोंदिया ब्लॉक में ही आते हैं। कहाँ रहते हैं तो नियर हनुमान मंदिर, तो जो भी उनका लोकेशन है, ठीक है, कुड़वा रोड। उसके अलावा सिटी कौन सी आती है, तो ये बहुत बेसिक बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर क्या करना है, एंटर करना है। आपको उनका वो एरिया का पिन कोड डाल देना है। उसके अलावा कौन से स्टेट में आता है, आपने स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे ये महाराष्ट्र के हैं
तो महाराष्ट्र, अगर एमपी के है एमपी, छत्तीसगढ़ के है छत्तीसगढ़, आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। तो डिस्ट्रिक्ट है इनकी गोंदिया, तो मैं यहाँ से गोंदिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपकी जो भी आप यहाँ पर पिन कोड सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आपको शो करेगा, स्टेट वाइज आपको शो करेगा। मैंने ये कर दिया ऐड प्लांट, मतलब ये मेरा एड्रेस हो गया है सेव। ऐसी अगर मुझे तिरोड़ा के लिए भी अगर यहाँ पे डालना है तो मैं यहाँ से तिरोड़ा का भी लोकेशन का एड्रेस डाल सकता हूँ। तो होप आपको एड्रेस कैसे डालना है यूनिट का वो चीज समझ में आ गया। आगे और कौन सी, जैसे आप यहाँ पर तिरोड़ा का भी डिटेल डालोगे तो यहाँ सेकंड नंबर पर तिरोड़ा की भी डिटेल दिखेंगी। चलो मैं दिखा ही देता हूँ। यहाँ पर जैसे हम तिरोड़ा की डिटेल डालेंगे, मैं फिलहाल 1111 डाल रहा हूँ सारी चीज। फिलहाल में अभी कोई भी स्टेट हम चूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए। और जैसे मैं ऐड, ओके, बोल रहा है कि मिनिमम आपको सही पिन कोड डालना है, मतलब उन्होंने फैच कर लिया कि हम पिन कोड गलत डाल रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर उनकी डिटेल्स आ गई है। तो आप ऐसे कितने भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो कितने भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उनके प्लांट्स। अब इनका यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस डालना है आपको। अगर उनका कोई ऑफिस का एड्रेस है तो आपने उनका ऑफिस का एड्रेस डाल देना है। अगर कोई ऑफिस उनका अलग से नहीं है तो आपने जो उनका प्लांट का एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर बताना है गाइज, अब अभी हमारे पास इस सेशन के लिए लास्ट मिनट चालू है, ठीक है, तो जस्ट इमीडिएटली, क्योंकि ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है, इसलिए जैसे ये सेशन ऑफ होता है हम और 10 मिनट के लिए सेशन को एक्सटेंड करेंगे, ठीक, क्योंकि हमारा लास्ट मिनट चालू है तो हम सेशन को 10 मिनट के लिए और एक्सटेंड करेंगे। तो जैसे ही अभी ये मीटिंग खत्म होंगी आपने इमीडिएटली सिर्फ और फर्दर 10 मिनट्स के लिए सेशन को ज्वाइन कर लेना है विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है, जो आप लोगों को ग्रुप में दी गई है। आप सेम आईडी और पासवर्ड से सेशन को ज्वाइन करना। हम फर्दर 10 मिनट और कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ताकि ये आगे की प्रोसेस भी हम समझ सके, ठीक है। तो 10 मिनट के लिए प्लीज आप लोग कंटिन्यू रहना, क्योंकि अभी सेशन हमारा ऑफ होने वाला है, लास्ट मिनट चालू है। चलो, तो यहां तक की प्रोसेस एक बार आप देख लो। यहाँ की आगे की प्रोसेस में जस्ट इसके बाद 10 मिनट का हम सेशन और एक्सटेंड करेंगे। तो हम आने वाले 10 मिनट में आगे की 15th नंबर के